समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। शेखर से सवाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सबीका सैयद और हमारे साथ है द प्रिंट के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। आज हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट पे, इंडिया का क्या रहेगा उसमें रोल, उन पे इस पे इम्पैक्ट, क्रिकेट पे भी कुछ सवाल आए हैं। तो पहला सवाल हमारे मेंबर विश्वास भंडारकर ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस अरेंजमेंट के माध्यम से दोस्ती बढ़ाई जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के डिफेंस के लिए पैसा और सऊदी के लिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला की संभावना शामिल है। ऐसे में इंडिया को क्या सबक सीखना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। एक कटता क्लटर भी इस हफ्ते हमने इसी के ऊपर किया था, मेरे ख्याल 1732 नंबर है, वो सभी का आपके साथ शेयर कर लेंगे। लेकिन आपका सवाल जो है ना, इसका दूसरे हाफ का मैं जवाब पहले देता हूँ। न्यूक्लियर अम्ब्रेला, दुनिया में न्यूक्लियर अम्ब्रेला टाइप चीज़ एक बड़ी स्पेसिफिक होती है। न्यूक्लियर अम्ब्रेला किसके पास है? नेटो के पास है। नेटो के पास मतलब एक नेटो के देश के ऊपर अगर कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा तो जो नेटो देशों की न्यूक्लियर क्षमता है, जो कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की है, वो इस्तेमाल की जाएगी उसके खिलाफ। न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है, ट्रीटी से लिंक्ड होती है। किसी देश के लिए दूसरे देश को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अपने लिए इस्तेमाल करना भी पता है कि जिस दिन मैं इस्तेमाल करूंगा उस दिन के बाद तो मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि ये तो हर किसी का म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। तो ये एक बेकार की हेडलाइन बात है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की किसके साथ ऐसी सिर काटे की लड़ाई है कि उसको या तुम रहोगे या मैं रहूँगा, ऐसे करना है। और अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया को खतरा है ईरान से, तो आप सोचते हैं ईरान के पास तो न्यूक्लियर वेपन है नहीं कि वो सऊदी के ऊपर डाल दें। तो कोई अगर फैसला कर ले सऊदी के मुझे ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डालना है, जिस दिन पाकिस्तान डालेगा पाकिस्तान वैसे ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे आग लग जाएगी। वैसे भी एक इस्लामिक देश दूसरे इस्लामिक देश पे कैसे डालेगा? दूसरी बात, अगर मान लीजिए सऊदी अरेबिया को इजराइल से खतरा है, हालांकि है नहीं, सऊदी अरेबिया और इजराइल की फुल मिली भगत है। जितने इजराइल के जहाज ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करने गए हैं, सारे सऊदी टेरिटरी के एयर स्पेस के ऊपर से गए हैं। अभी बल्कि जो दोहा में जो बॉम्बिंग करके आए इजराइल के जहाज, वो कहाँ से गए? या वो सऊदी एयर स्पेस से गए, या उसके बिल्कुल उसके पास से रेड सी के ऊपर से गए, जो सऊदीज को पता है कि क्या हो रहा है। तो ये सब कहने की बातें, मिडल ईस्ट में सब मिले जुले आपस में, कोई किसी का सगा नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे सोचना कि किसी के खिलाफ न्यूक्लियर अम्ब्रेला चाहिए, सऊदी अरेबिया को इतना खतरा है भी नहीं, और सऊदी अरेबिया को अमेरिकन प्रोटेक्शन भी है। तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक मजाक है। और ये पाकिस्तानी सोचते हैं मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते। ना वो इस्तेमाल करने के लिए होते, ना उसमें उसके इस्तेमाल का बार बार डर दिखाना चाहिए। और ये तो आप बोस्ट कर रहे हो मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, मैं आपको किराए पे दे दूंगा, या आप सोचिए मेरे पास आपने जमा करके रखे हुए हैं फिक्स डिपॉजिट में, लॉकर में। ऐसे नहीं होता है। तो ये बात तो आप छोड़ दीजिए। दूसरी बात है, जहाँ तक पाकिस्तान की डिफेंस में मिलिट्री हेल्प करने की, मदद करने की सऊदी अरेबिया की, ये तो 1969 से हो रहा है। 1967 में सऊदी किंग जो थे उस समय, उन्होंने पाकिस्तान को बोला था पाकिस्तान इज़ ए फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम। तब से पाकिस्तानी बोलते हैं हम इस्लाम का किला है। अब पाकिस्तान स्टडीज़ के जो एक कोर्स होता है पाकिस्तान में, हर क्लास में टेक्स्ट बुक होती है और एक कोर्स होता है पाकिस्तान स्टडीज़। बेसिकली उसमें पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है, हर किसी को पढ़नी पड़ती है। तो उसके अंदर एक ये भी बात बताई जाती है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। तो ये सऊदी किंग ने 1967 में कहा था, क्योंकि सऊदी अरेबिया तेल था, हालांकि तेल का दाम उस टाइम इतना ऊंचा नहीं था। वो दाम तो 1973 के बाद हुआ, यौम किपुर वॉर के बाद, इसराइल के साथ जो वॉर है उसके बाद, जब ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मिलके उन्होंने कार्टलाइज किया।
लेकिन 1954 में भी सऊदी किंग ने कहा था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट इस्लामिक कंट्री है और सारे इस्लामिक देशों को उसकी मदद करनी चाहिए। 1969 में जब सऊदी अरेबिया को समस्याएं हुई, और सबसे बड़ी समस्या किसके साथ हुई आप सोचिए, जिसके साथ तब हुई उसी के साथ अब है, वो यमन के साथ हुई, जी। साउथ यमन के पास साथ, और साउथ यमन के लोग सऊदी अरेबिया में घुसने शुरू हो गए। उसके खिलाफ उनको एयर पावर इस्तेमाल करनी पड़ी। तो जहाज़ तो थे उनके पास, पायलट नहीं थे, तो पायलट सारे पाकिस्तान एयरफोर्स के थे, और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स और ट्रेनर्स शुरू से सऊदी एयरफोर्स के साथ काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में 1979 में ईरान में क्रांति हुई, ईरानियन रेवोल्यूशन, जब शाह को हटाया गया और इमाम खोमेनी वहाँ पे आए, तो तब सऊदी बहुत डर गए, क्योंकि फिर वो शिया सुन्नी इशू, और जो होली मॉस्क्स हैं उनका गार्डियन कौन है, उनका कंट्रोल कौन है। जो सऊदी किंग है उसकी पावर इस्लामिक वर्ल्ड में इसी बात से आती है कि वो जो होली मॉस्क्स हैं उसके गार्डियन माने जाते हैं, कि वो उनके रखवाले हैं। तो उनको ख़तरा रहता है ईरान से और शिया पावर से, तो उनको लगा कि पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान की प्रेजेंस हमारे यहाँ रहे। तो 1982 में उन्होंने एक और एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ, जिसको सऊदी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के 10-15 हज़ार फौजी ऑफिसर्स, ट्रेनर्स, एक तरह से 2 डिवीज़न समझ लीजिए, अब 2 डिवीज़न तक पाकिस्तान की सेना सऊदी अरेबिया में पोजीशन रहेगी, और उनकी वाइटल जो चीज़ें उनको देखेगी, उसका भाड़ा सऊदी अरेबिया देगा, उसका भाड़ा भी देगा, और साथ साथ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को लगातार, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को ऐसे ही उधार देता है जैसे एक परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई को देता है, कि दिया तो पता है वापस तो नहीं आएगा, और जब ख़त्म हो जाएगा तो बाद में फिर दे दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे ही खेल चलता रहता है वहाँ पे, और कुछ ऐसे ही अब चलेगा। तो ये पुराने एग्रीमेंट्स हैं, इनको एक तरह से रिन्यू किया गया है। अब इसको जब भी आप समझें तो 2 बातें सोचिए कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन है और सऊदी अरेबिया का दुश्मन कौन है। पाकिस्तान का तो एक ही दुश्मन है, वो दुश्मन है, अब क्या करें, हम ही हैं दुश्मन। अब पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम उनके दुश्मन हैं, हम तो बनना चाहते नहीं दुश्मन, लेकिन अब पाकिस्तान ने फैसला किया हुआ है। पाकिस्तान का भारत से कभी कुछ ना कुछ होता रहेगा। क्या जब कुछ होएगा सऊदी अपनी सेना भेजेंगे, अपनी एयरफोर्स भेजेंगे। आप देखिए सऊदी अरेबिया की सेना कभी अपने देश के लिए नहीं लड़ती है। एक बार वो गए थे यमन में 2015 में, और वहीं जाके फंस गए, उनको लड़ना नहीं आता है। वो पीजे रुर्क एक मेरे बड़े फेवरेट कॉलमनिस्ट थे, बदकिस्मती से बड़ी जल्दी उम्र में उनका देहांत हो गया, 72 की उम्र में ही कैंसर से, लेकिन वो काफ़ी राइट विंग, लेकिन इंटरेस्टिंग राइट विंग, फनी राइट विंग और जीनियस राइट विंग, बड़ा अच्छा माइंड था उनका। तो अपने हर जगह ट्रैवल करके वो ट्रैवलॉग लिखते थे, वो ट्रैवलॉग के थ्रू पॉलिटिक्स समझाते थे, और बड़ी उनकी आउटरेजियस पॉलिटिकल इनकरेक्ट लैंग्वेज भी थी। बल्कि कई लोग कहते हैं इस समय अरे भाई पीजे रुर्क होता तो ट्रंप के बारे में क्या लिखता, क्योंकि वो कंजर्वेटिव था, ट्रंप से वो इस टाइम बहुत नाराज़ रहता, क्योंकि ट्रंप तो क्लासिकल कंजर्वेटिव नहीं है। खैर, तो वो 1990-91 में गल्फ वॉर कवर करने गए, और वहाँ उन्होंने देखा सऊदी सैनिक, तो उन्होंने कहा जो सऊदी सैनिक उसके पास ये हथियार, वो हथियार, ये ड्रेस, ये मास्क, ये हेलमेट, क्या उसकी किट है, क्या उसका सामान है। तो उसने कहा कि सऊदी सोल्जर इज़ द बेस्ट किटेड आउट सोल्जर, हाँ, उसका सबसे अच्छा सामान है। और बट द हेवीएस्ट थिंग यू सीन हिम लिफ्टिंग इज हिज पे चेक, लेकिन जो सबसे भारी चीज़ वो उठाता है वो अपना सैलरी चेक है, बाकी सब चीज़ के लिए उसके पास पाकिस्तानी है। तो सारा काम तो सऊदी फ़ौज का पाकिस्तानी ही करते आए हैं हमेशा से, वही अब करेंगे। उसका भाड़ा मिलता था, वही भाड़ा अभी मिलेगा। एक और लोन पे उनको पिछले साल ऑयल मिला था 1.2 बिलियन, उसको फिर रोल ओवर कर दिया है। ये परपिचुअल रोल ओवर है, अब कुछ और लोन मिलेंगे, वो रोल ओवर होते जाएंगे। अब ऐसे कह दिया कहीं आप वाटर सप्लाई स्कीम कर दें, हम आपसे कुछ एग्रीकल्चरल गुड्स ले लेंगे। कहने वाले खैर बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कहने वाले कह रहे हैं इसके बाद तो आईमेक ख़त्म हो गया, जो इंडिया मिडल ईस्टर्न यूरोप कॉरिडोर है, अब उसका क्या औचित्य है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के थ्रू और CPEC के थ्रू सऊदी अरेबिया होकर चला जाएगा। तो ये सऊदी अरेबिया पर ये सोचना कि सऊदी अरेबिया हर अमेरिकन अरेंजमेंट से बाहर निकल जाएगा और चाइना वाले अरेंजमेंट में आ जाएगा, ये इतनी सीधी बातें नहीं होती है। तो उसको देखते ही जाइए, ये एक बहुत बड़ा शोशा छोड़ा गया है, शोर किया गया है,
और उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया ने भी ये कहा है और भारत ने भी कहा है कि हमारे देशों के आपस में बड़े अच्छे संबंध हैं। जहाँ तक कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के स्पेशल संबंध हैं, वो तो बहुत जानी मानी बात है, आज की नहीं है, 60 साल पुरानी बात है। अब शेखर, हम इसके बारे में बात कर ही रहे हैं और हमने जैसे बात करी कि पाकिस्तान का एक ही थ्रेट है या एनिमी है जो कि है हम, तो हमारे मेंबर्स हेमंत और अनुभव ने इसी पे सवाल पूछा है। वो कह रहे हैं ये जो सिक्योरिटी अलायंस बनी है, इस सब में इंडिया को क्या इश्यूज फेस करने पड़ेंगे? पूरी दुनिया किसी ना किसी अलायंस में है, जैसे नेटो हो गया, वॉर्सो पैक्ट हो गया, ऑकस हो गया, बट इंडिया नहीं है। अनुभव ये पूछ रहे हैं कि इस चीज़ की वजह सिर्फ पॉलिटिकल है? देखिए, इस अलायंस से इंडिया को इमीडिएटली कोई इश्यूज नहीं होंगे। सिर्फ ये देखने की बात है कि पाकिस्तान को कितना पैसा और मिलना शुरू होता है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह क्लाइंट स्टेट है, वो डिजाइन्ड ही क्लाइंट स्टेट है और उनकी जो आर्मी है वो रेंटियर आर्मी है, वो किराए पे काम करती है। तो उनका ये कहना होगा अब उनको जाके कि देखिए, उन्होंने अमेरिका के साथ भी किया, यानी कि इस्लामिक देश के साथ जब अफगान वॉर हुई, अमेरिका को ज़रूरत थी, तब उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ दीजिए। तो क्या चाहिए आपको? हमको F-16 चाहिए। F-16 आपको अफगान आर्मी से, एयरफोर्स से लड़ने को तो नहीं चाहिए थे। आपने बोला नहीं, उनसे भी लड़ना है और टेररिस्ट से लड़ना है। दूसरी बार फिर जब 2001 9/11 के बाद अमेरिकन आए, उनको ज़रूरत हुई, पाकिस्तान ने कहा हमें और F-16 दीजिए और रेडार दीजिए। वो कोई तालिबान के पास तो नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को पता था हमारे पास लिवरेज है, क्योंकि अमेरिकनों को हमारी मदद की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान में उनको पीटने के लिए, तो हम उनसे कुछ ले लेते हैं। तो ये 3-4 पैकेजेस में जो पाकिस्तान के F-16 है, इसी तरह से आए हैं। उन पैकेजेस का नाम भी कुछ ऐसा है, पीस पैकेज 1, पीस पैकेज 2, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर सबकी अच्छी है। तो पाकिस्तान तो अमेरिका की भी जेब काट लेता है। सऊदी अरेबिया क्या चीज़ है, यहाँ तो वो मज़हब का नाम भी लेंगे। तो भारत को अब ये देखने की बात होगी कि कितना पैसा इस बहाने से, कि देखिए आपकी वजह से हमको 3 एक्स्ट्रा डिवीज़न रेस करनी पड़ रही हैं, आपकी वजह से हमको 4 और स्क्वाड्रन एयरफोर्स रखनी पड़ रही है, आपकी वजह से हमारे को इतने मिसाइल और बना के रखने पड़ रहे हैं, खास करके न्यूक्लियर मिसाइल, क्योंकि वो महंगी चीज़ें हैं। तो वो कितना पैसा सऊदीज़ अब देने को तैयार हैं। सऊदीज़ भी बेवकूफ़ नहीं है, वो बिना बात पैसा नहीं बांटते हैं, और सऊदीज़ ओवर टाइम पहले से बहुत चतुर हो गए हैं। तो ये सब देखने की बातें हैं, खेल अभी सिर्फ शुरू हुआ है। शेखर, अब खेल की बात हो गई है तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है 21 को, तो हमारे पास सवाल आए हैं। अंकुर पॉल पूछ रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल ही रहे हैं, तो फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्यों नहीं दिखा सकते? गेम के बाद हाथ मिलाना तो कस्टम है, अगर ऐसा ही है तो उनके साथ खेलना ही क्यों है? देखिए, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आपकी बात एकदम सटीक और ठीक है, और भगवान करता कि आपके जैसे भारत में बहुत लोग होते, और कम से कम जो चैंपियन, जो ट्विटर के ऊपर सुबह से रात तक, एक्स कहते हैं आजकल उसको, माफ़ कीजिए, उसके पे लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, और वो सभी लोग जाके मैच देखेंगे भी, और उनमें से बहुत लोग मैच के ऊपर बैटिंग भी करेंगे इलीगल। ये बिल्कुल एकदम हिपोक्रेसी है, और उसके साथ साथ एक, मैं कहूँगा कि इंटेलेक्चुअल दिवालियापन भी है, इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है। अरे, आप किसी भी देश के साथ खेलते हैं, जिस रात को भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी कारगिल में टोलो लिंक के ऊपर, उसी रात को हमारे लिए रात के समय, उसी रात को लंदन में पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था, वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था। तो ये स्पोर्ट चलता रहता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि आप हर मैच अपना पाकिस्तान को पहले ही कंसीड कर दें? पाकिस्तान आखिरी बार भारत से वनडे इंटरनेशनल में 2017 में जीता है, 8 साल पहले, और T20 में पिछले 10 साल में एक बार जीता है, और जब से T20 इंटरनेशनल शुरू हुए हैं 2005 से, तब से अब तक सिर्फ 3 बार जीता है, और करीब 24 बार के करीब हारा है। तो आप पाकिस्तान को अब क्या चाहते हैं कि हर मैच उसको गिफ्ट कर देंगे? ये सिर्फ, मैं कोई सॉफ्ट एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं सॉफ्ट बोलूँगा तो वो मेरी भी हिपोक्रेसी होगी। ये बेवकूफ़ी की बात है, और ये एंगेजमेंट फार्मिंग की बात है कि मैं इस पे लग जाऊँगा तो बहुत लोग इसमें एंगेजमेंट देंगे। अब देखिए, अगर पाकिस्तान से यहाँ खेलना गलत है, तो अभी बृहस्पतिवार के दिन टोक्यो में नेशनल स्टेडियम में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में आपके 2 जेवलिन थ्रोअर,
नीरज चोपड़ा और सचिन यादव, ये दोनों वहाँ फेंक रहे थे, दोनों फाइनल में पहुंचे। फाइनल 12 में इनके साथ कौन था फाइनल 12 में? अरशद नदीम, जो कि पाकिस्तानी है। अब देखिए, अरशद नदीम मोस्ट रिसेंट ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल विनर है, नीरज चोपड़ा उससे पहले ओलंपिक का गोल्ड मेडल विनर है और रिसेंट ओलंपिक का सिल्वर विनर है। दोनों साथ साथ आपस में compete करते हैं, दोनों का आपस में भाईचारा भी काफ़ी है। और नीरज चोपड़ा तो फौजी है, सूबेदार है, लेकिन खेल खेल होता है, खेल का कंपटीशन होता है। और वहाँ तो किसी ने शोर भी नहीं किया, आप कैसे खेल रहे हो, आप एंटी नेशनल हो, एथलेटिक्स फेडरेशन एंटी नेशनल है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एंटी नेशनल है, किसी ने भी नहीं बोला ना। ये क्रिकेट के पीछे ही सब पड़े हुए हैं कि क्रिकेट के ऊपर रीट्वीट्स और शेयर्स और लाइक्स मिलते हैं, यही सिर्फ कहानी है। शेखर, हमारा अगला सवाल सूरज ने भेजा है। वो एक सिविक सवाल उठा रहे हैं। वो उन्होंने पूछा है कि हमारे शहरों के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, चाहे गुरुग्राम हो या बेंगलुरु। नाम बदल दिए जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक, पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बदला जाता? कोई भी पार्टी इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहती, क्योंकि इस हालात के जिम्मेदार शायद सब हैं और शायद किसी के पास सोल्यूशन भी नहीं है। आपके हिसाब से क्या नियर फ्यूचर में ये सिचुएशन सुधर सकती है? देखिए, इसका सवाल मैंने पहले भी दिया था 2 हफ्ते पहले एक एपिसोड में, जो सभी का शेयर करेंगे आपके साथ, जहां मैंने कहा था हमारे जो शहर हैं उनका अपना गवर्नेंस नहीं है। ज़्यादातर शहरों में तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं वो वैसे ही सुपरसीडेड है, कब से इलेक्शन ही नहीं हुआ है। अब देखिए, मुंबई में कितना समय हो गया, अब कब होगा मुझे पता नहीं, शायद अब होगा, लेकिन कितना समय हो गया है, तो वो अफसर ही चला रहे हैं। बेंगलोर में बहुत दिन से अफसर चला रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ तमाशा चलता रहता है, जहाँ पे जो शहर का बाशिंदा होता है, जो सिटीज़न होता है, उसकी कोई पावर नहीं होती। वो हर बार उसको कलेक्टर के पास जाना पड़ता है या एसडीएम के पास जाना पड़ता है, कोई पावर नहीं होती। और कलेक्टर और एसडीएम को तो कोई वोट की चिंता नहीं है। और जब म्यूनिसिपल इलेक्शन होता भी है तो लोग अपना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है शहर में, उसके हिसाब से वोट देते नहीं है। फिर वो ज़्यादातर वोट देते हैं वही अपना यूजुअल, जो चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे कौन सी पार्टी मुझे पसंद है। और अभी तो आप देखें, जब से बीजेपी ने ये हाइपर कैंपेनिंग शुरू किया है, हाइपर इंटेंस कैंपेनिंग, वो तो हर म्यूनिसिपल इलेक्शन में भी टॉप लीडर देश के पहुंच जाते हैं। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको GHMC बोलते हैं, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके इलेक्शन में तो होम मिनिस्टर तक सब पहुंच गए थे वहाँ पे। तो वो सारी नेशनल पॉलिटिक्स पर आपके सिटी के चुनाव होते हैं, जब चुनाव होते भी हैं, या तो चुनाव होते ही नहीं हैं, और जब होते हैं तो राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर होते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर होते हैं। उसमें शहर में किसी का स्टेक रहता ही नहीं है। इसलिए हमारे को शहरों से, अर्बन गवर्नेंस से बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जो भारत के लिए एक बहुत भयंकर फेलियर है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जैसे समय बीतेगा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, और गांव में जो खेत का साइज़ है वो हर पीढ़ी के साथ साथ छोटा होता जाएगा, क्योंकि हर पीढ़ी के साथ बच्चों में वो बटेगा। तो बहुत लोग छोड़ के शहरों में आएंगे। अगर शहरों में हम फैसिलिटीज़ नहीं बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तो वो कहाँ रहेंगे? वो लो पेड जॉब्स करेंगे और फिर से अपनी स्लम बना के रहेंगे या सड़क के किनारे रहेंगे। तो फिर आप 10 साल के बाद, 15 साल के बाद उन स्लम्स को हटाएंगे। तो अर्बन प्लानिंग हमारे यहाँ ठीक से हुई नहीं है, और ना किसी की करने की बहुत उम्मीद लगती है। क्योंकि पहले मोदी जी ने भी शुरू किया था स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट वगैरह, उसमें कुछ खास ऐसा हुआ नहीं जो आपको नज़र आता है। तो भारत का जो अर्बन गवर्नेंस है और जो अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये बहुत ही थर्ड ग्रेड है। और क्योंकि वो थर्ड ग्रेड है, इसीलिए बहुत लोग जिसके पास थोड़े साधन हैं, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो या कोई एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पे अच्छे अपार्टमेंट्स होते हैं, उसकी दीवार होती है, गार्ड्स होते हैं बाहर, एक्सेस कंट्रोल्ड होता है, वहाँ पे भी लिखा होता है कि इन सारी लिफ्ट में कोई नौकर चाकर काम करने वाला नहीं जाएगा, उनके लिए एक अलग लिफ्ट होगी। ऐसे ही कॉलोनीज़ बन जाती हैं जहाँ पे इतने गेट्स होते हैं। दिल्ली में कॉलोनीज़ हैं, उनके इतने गेट्स रात को लॉक हो जाते हैं। हमारी कॉलोनी में भी कि गूगल तो फेल हो जाता है और किसी को पता नहीं कहाँ से निकलना है, कहाँ से घुसना है। तो मैं भी उसके बारे में प्रोटेस्ट करता रहता हूँ। लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि हर किसी का गेटेड माइंडसेट हो गया है कि मैं अपने शहर को तो इम्प्रूव कर नहीं सकता, लेकिन मैं एक बिल्डिंग को इम्प्रूव करके वहाँ रह सकता हूँ। वो तो मेरा बन गया मैनहट्टन, राइट? या मैंने अपने नेबरहुड को, कॉलोनी को इम्प्रूव कर लिया, वो मेरा बन गया कोई ऑटवा या कोई लंदन या कोई भी चीज़ ऐसी जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि वो एक दुनिया में आप अपनी दुनिया बना लेते हैं, बड़ी दुनिया में छोटी सी दुनिया आप अपनी बना लेते हैं। इससे गेटेड कॉलोनाइजेशन हो रहा है हमारे शहरों का, जो सब
बहुत बदकिस्मती की बातें हैं। शेखर, रिसेंटली लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने कुछ नए एलिगेशंस लगाए हैं वोट थेफ्ट के। तो हमारे मेंबर आदित्य ने एक सवाल पूछा है इस पे। राहुल गांधी ने रिसेंटली नए एलिगेशन लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पर, जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि ईसी ने कुछ वोटर्स के नाम हटा दिए हैं जो कांग्रेस को वोट देते थे। क्या आपको लगता है कि कास्ट सेंसस के मुद्दे की तरह अगर ये इशू उनके काम नहीं आया तो वो इसे छोड़कर और कोई आरोप तलाश करने लगेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो संगीन है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है या गलत है, वो संगीन है। और अगर आरोप लगाए हैं और वो स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं तो इलेक्शन कमीशन को उसका जवाब देना चाहिए और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पारदर्शी करनी चाहिए और सारे फैक्ट्स आगे रखने चाहिए। उसका जवाब रिटोरिक से नहीं देना चाहिए, आप झूठ बोल रहे हैं, आप एफिडेविट दीजिए, आपकी क्या मजाल, ऐसे नहीं होता है। जितना इलेक्शन कमीशन ऐसे अटैक कर रहा है, शुरू में जब राहुल गांधी ने ये एलिगेशन लगाए थे तब उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इसको रिस्पॉन्ड किया उस समय से, उससे लोगों में शुभा इसके बारे में बढ़ना शुरू हो गया है कि कुछ बात तो है, ये छुपा रहे हैं। और राहुल गांधी भी अब पर्सनली जो सीईसी हैं हमारे गणेश कुमार जी, हालांकि उनका अपना सर्विस में रिकॉर्ड वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, आईआईटी ग्रेजुएट भी हैं, वो सारी बातें हैं, लेकिन उनके ऊपर व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं और व्यक्तिगत जवाबदेही मांग रहे हैं। तो इससे ये मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है, इतना सिंपल नहीं है। अब राहुल गांधी कल को किसी और चीज़ पे चले जाएंगे। राहुल गांधी ने ऐसा बहुत बार किया है, एक बार जज लोया की बात हुई थी, एक बार रफाल की बात हुई थी, तो वो कई बार एक इशू को लेते हैं कुछ समय तक, उसके बाद फिर दूसरे इशू पे चले जाते हैं, पहले वाले को भूल जाते हैं। हालांकि ये कहूँगा कि ये इशू जो है इस पे वो काफ़ी समय से अब टिके हुए हैं और मुझे नहीं लगता, अभी बिहार में चुनाव होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, असम में चुनाव होगा, मुझे लगता नहीं कि वो इस इशू से दूर जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार भी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है एसआईआर प्रोसेस, उसको पुश करेगी, ख़ास करके वेस्ट बंगाल और असम में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम वोट है, 33-34% मुस्लिम वोट है और बीजेपी को वोट तो वो नहीं मिलना है, लेकिन उसके बहाने से जितना पोलराइजेशन बढ़ जाए उसकी ज़रूरत तो है ही ना। जी शेखर, अगला सवाल आकाश साहू का है जो हमारे मेंबर नहीं हैं। वो पूछ रहे हैं क्या इंडिया के पास पैलेंटियर जैसा कोई डिवाइस है या कोई प्राइवेट प्लेयर्स इस पर काम कर रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजीज को बढ़ाने के लिए? देखिए आकाश जी, पहली बात, आपको चुना सबिका जी ने, आप बोलिए धन्यवाद, थैंक यू। आप मेंबर नहीं हैं और आप मेंबर बन भी जाइए, क्योंकि आपका सवाल इतना अच्छा है कि आप जैसे स्मार्ट, अक्लमंद, पढ़ने वाले, देखने वाले, तो हमें मेंबर चाहिए ही, तो आप मेंबर बन जाइए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये पैलेंटियर के बारे में मैंने एक पूरा कट्टा क्लटर किया था कुछ समय पहले, मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले, उसका लिंक सभी का आप शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात यह कि अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कोई कंपनी नहीं है और भारत के लिए वो एक चिंता का विषय है। सिर्फ इस इशू में नहीं, पर हमारे यहाँ जो हमारी टेक में बहुत डेप्थ है, बहुत विड्थ है, बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारे यहाँ ओरिजिनल टेक वर्क इतना नहीं है। और एक कारण टेक वर्क, ओरिजिनल हाई टेक वर्क इस तरह का होने का इसलिए नहीं है कि हमारे पास मार्केट नहीं है और अभी किसी की इतनी डोमिनेशन भी नहीं है कि उसको ग्लोबल मार्केट मिल जाए। तो हमको कुछ सीखना चाहिए चीन से, उन्होंने जो किया है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट अपनी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में करके नहीं होगी। हाँ, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आईआईटीज़ वगैरह में हो सकती है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज, genuine high-tech companies, not services, normal services companies, genuine high-tech companies जो इस तरह के रिसर्च करना चाहें, इस तरह के एसेट्स क्रिएट करना चाहें या प्रॉपर्टीज़ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करना चाहें, गवर्नमेंट को उनको एक बार में काफ़ी पैसा देना चाहिए, उसके बिना ये नहीं हो पाएगा। और आने वाली दुनिया में हर चीज़ के लिए विदेशी सोर्सेज पे निर्भर रहना एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी। शेखर, अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, संचित सुमन ने भेजा है। वो पूछ रहे हैं कि हाल ही में हमने कई बॉलीवुड फिल्म्स देखी हैं, जैसे छावा, बंगाल फाइल्स, केरला स्टोरी, जिनमें एक धर्म को निशाना बनाया गया है या उस पर अत्याचार दिखाया गया है। क्या आपको लगता है कि हम अपनी हिस्ट्री को कभी ऑब्जेक्टिवली देख पाएंगे? पर्सनली शेखर, बॉलीवुड से ज़्यादा मैं चाहूँगी इस सवाल को आप ऐसे आंसर करें कि आर्ट ऑफ एनी काइंड हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने में और उसकी फिर रीटेलिंग में क्या रोल प्ले करती है? देखिए, हमारे यहाँ जो हिस्ट्री है वो बहुत पोलिटिसाइज्ड है, सब साइड्स ने पोलिटिसाइज किया है
और जिसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, जिसकी जिस समय सत्ता होती है, उसकी तरफ झुकान बढ़ जाता है। जैसे कि बहुत समय तक हमारी जो हिस्ट्री की जो टेलिंग थी वो ज़्यादा लेफ्ट ओरिएंटेड थी, अब वो रेडिकली शिफ्ट हो रही है राइट की तरफ। अब हमारे यहाँ जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनमें एक साइड उनको डिमोनाइज करती है और एक साइड उनको डीफाई करती है। तो जो एक का राक्षस है वो दूसरे का देवता है। तो और ये एक म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी है हमारे यहाँ। अब छोड़ दीजिए फिल्म बनाना या OTT सीरियल बनाना, इसमें तो किसी के ऊपर कोई हमारे जो इतिहास का फिगर है सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्हीं के बारे में एक फेयर बायोग्राफी लिखना भी बहुत मुश्किल है। जी। अम्बेडकर के बारे में एक फेयर बायोग्राफी लिखना जो हेजियोग्राफी नहीं हो, जिसमें वो डीएफआई नहीं हो या उसमें डिमोनाइज नहीं हो, ये लिखना बहुत मुश्किल है। डिमोनाइज कोई इंसान तब कर सकता है जबकि उस टाइम की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको उस पर्सनालिटी को डिमोनाइज करना पसंद आता हो, फिर जो दूसरी बार जो दूसरा आएगा उसको बैन कर देगा या उसको जला देगा। तो हमारे यहाँ इसीलिए आप देखिए कि कोई भी अच्छा बायोपिक, जेन्युइन बायोपिक, आप पॉलिटिशियंस को तो छोड़ दीजिए, गांधी का बायोपिक भी एक अंग्रेज को बनाना पड़ा ना, यहाँ पे नहीं बन सकता था वो। आज बनता तो शायद इंडिया में उसको रिलीज भी नहीं होने देते, आज बनता तो शायद इंडिया में उसको रिलीज भी नहीं होने देते उसको। मैं एक्चुअली आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा कि रिचर्ड एटनबरो नेहरू को जानते थे, तो उन्होंने एक बार नेहरू से कहा कि एक बार मैं गांधी के ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो नेहरू ने कहा यू मस्ट मेक दैट फिल्म बट शो हिम एज ही वॉज, वॉट्स एंड ऑल, कि उनकी जो बुराइयां थी वो भी आप उसमें दिखाइएगा। तो आज वो होना संभव नहीं है। इसीलिए आप देखें कि भारत में कोई बायोपिक, आप तो पॉलिटिशियंस को तो छोड़ दीजिए ना, राजनेताओं को या शिवाजी को या औरंगजेब को या अकबर को या महाराणा प्रताप को, उन सबको तो आप छोड़ दीजिए, वो तो ऑलरेडी ऐसे फिगर्स हैं जिनके ऊपर पोलराइजेशन हो चुका है। लेकिन इस समय अगर आप भारत में कोई बड़े क्रिकेटर के ऊपर भी फिल्म बनाना चाहें या बायोग्राफी लिखना चाहें तो उससे ऑथोराइज करानी पड़ेगी, ज़्यादातर उसकी घोस्ट राइटिंग में ऑटोबायोग्राफी बन जाएगी। तो भारत ये जो क्रिएटिव फ्रीडम्स के मामले में अब बहुत पीछे रह गया है। शेखर, हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमारी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछने के लिए। हम आपको यहीं मिलेंगे अगले हफ्ते फिर एक और शेखर से सवाल के साथ। थैंक यू सबिका। थैंक यू।